हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स गुरुकुल चैनल। न्यू टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र में आवेश गुणधर्म। इससे लास्ट वीडियोस में हमने आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु को हम किन विधियों द्वारा आवेशित कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि विद्युत आवेश है वो कौन कौन से गुणधर्म रखता है और उससे हम कौन कौन सी कैलकुलेशन और कौन कौन सी राशियां हम निकाल सकते हैं। ओके, तो पहला गुणधर्म हम पढ़ते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता नियम। विद्युत आवेश योज्यता नियम। योज्यता का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ना, ठीक है ना। अब देखो योज्यता नियम क्या कहता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक निकाय है, ठीक है, और उस निकाय में आवेश विद्यमान है। मान लेता हूं मैं आवेश है Q1, मान लेते हैं -Q2, Q3 प्लस Q4, और इस निकाय के बाहर आवेश है Q5 -Q6, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विद्युत आवेश की योज्यता ये कहती है कि किसी भी निकाय में कुल आवेश जो है उस निकाय में उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। तो इस निकाय के अंदर जो आवेश है वो कुल आवेश कितना होगा, मान लेते हैं कुल आवेश अपने पास जो है वो है Q, और कुल आवेश Q जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Q1। अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा और प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और Q5 और Q6 वो निकाय के बाहर है तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, इनको हम गणना में नहीं लेंगे। तो इस निकाय का जो कुल आवेश है वो कितना आ जाएगा, इन सभी आवेशों के योग के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब आवेशों की योज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी निकाय में कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सीधी सीधी भाषा में अगर हम इसको समझें तो सभी आवेशों को अगर हम जोड़ दें तो हमें निकाय का कुल आवेश मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो निकाय में आवेश है वो, जैसे हमें पता है कि किसी भी वस्तु में प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो अगर हम कुल आवेश निकालते हैं तो अगर प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो इसका मतलब वस्तु पर ऋण आवेश होगा, और प्रोटॉनों की संख्या अधिक है तो धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ऋण आवेश। कहने का मतलब अगर हम माने कि एक निकाय है जिसमें मान लिया जाए कि उस निकाय में 11 इलेक्ट्रॉन और उस निकाय में मान लिया जाए 15 प्रोटॉन है, ठीक है। तो उस निकाय का कुल आवेश जो होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश है वो समान होता है। तो कुल आवेश जो होगा, कुल आवेश, तो Q का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, +15। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है E और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -E। तो इसका मतलब उस पर कुल आवेश जो बचेगा 4E, और E का मान हमें पता है 1.6 10⁻19 कूलम। तो ये आ जाएगा 6.4 10⁻19 कूलम। तो उस निकाय का कुल आवेश हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, अगर ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे निरस्त करेंगे, यानी कि कुल आवेश जो बचेगा वो कितना बचेगा, 0, यानी कि वस्तु जो है वो क्या होगी, उदासीन होगी, ठीक है। नेक्स्ट गुणधर्म हम लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट गुणधर्म है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण देखो क्या कहता है। हमने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है,
तो अगर इलेक्ट्रॉन वस्तु से बाहर जाते हैं तो उस पर धनावेश, और अगर वस्तु पर आते हैं तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है। पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। आवेश क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश क्वांटा या इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम समझते हैं। स्टेटमेंट यह कहता है कि वस्तु पर कुल आवेश क्वांटा या इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। तो क्वांटा का पूर्ण गुणज बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है। तो देखो इसको गणितीय रूप में अगर हम लिखें तो मैं लिखता हूँ Q बराबर N इंटू ई। तो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वांटा का मतलब क्या। क्वांटा जो है वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को दर्शाती है, और इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश जो होता है वो E के बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो N जो है या Q जो है वो हमारे पास है वस्तु पर कुल आवेश। तो वस्तु पर कुल आवेश है वो हमारे पास है Q। N जो है वो हमारे पास है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है E को हम बोल सकते हैं क्वांटा या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें सबको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब देखो किसी भी वस्तु से अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो N का मान 2, तो 2 इंटू ई, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू ई हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो 3e, 4 निकले तो 4e। अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हमारे पास 4e आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुल आवेश जो होगा, अब पूर्ण गुणज होने का मतलब n जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में 1 2 3, ठीक है, और E का पूर्ण गुणज ये हमारे पास है। तो Q का जो मान है वो Ne के बराबर होगा। कभी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन है वो टुकड़ों में नहीं निकलते, यानी कि कभी भी हम ये नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो E/3 या 1/3 1/2 के रूप में है वो स्थानांतरित हो रहे हैं। वो हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ कण हो सकते हैं जहाँ पर हमारे पास जिन पर आवेश E/3 2E/3 जिनको हम अलग अलग कणों के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी एक सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है। तो अभी तक हम यही पढ़ेंगे, यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो पूर्ण गुणज के रूप में होती है। तो उस पर कुल आवेश जो होगा वो N × E के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश क्वांटीकरण से हम वस्तु पर स्थित कुल आवेश Q का मान निकाल सकते हैं, वस्तु पर स्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो इस पे क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ से देखो न्यूमेरिकल जब भी हमें करना है, जो भी हमें राशियाँ दी हुई वो हम लिख लेंगे। तो 1 कूलम आवेश Q का मान दिया हुआ हमें 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी यानी कि N का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो सूत्र है वो क्या कहता है, Q = Ne। तो N का मान हमें ज्ञात करना है, तो N = क्या आ जाएगा Q/E। तो यहाँ से देखो Q का जो मान है वो कितना अपने पास 1, E का जो मान है वो कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है,
अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले 10 टू पावर सोल्व कर लेते हैं। 10 टू पावर 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1.6 का पॉइंट हटा देते हैं तो 10 ऊपर चला जाएगा। ओके, अब इस 10 टू पावर 20 और 10 टू पावर 20 को हम 100 इंटू 10 टू पावर 18 लिख सकते हैं और डिवाइड बाई 16। ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करते हैं 100 डिवाइड बाई 16 तो हमारे पास आता है 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 6.25 को हम लगभग 6 लिखते हैं, तो इसका मतलब 1 कूलम आवेश में लगभग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आवेश क्वांटीकरण से हम किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर सकते हैं। इसी पे देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दी हुई है और हमें आवेश का मान पूछ लिया जाए, तब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तरह से या आवेश का मान किस तरह से निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 1 कप जल और जिसकी मात्रा हमें दी हुई है 250 ग्राम में उपस्थित धन व ऋण आवेश का मान या ऋण आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको केवल इतना दिया हुआ है कि 1 कप जल है और जिसका द्रव्यमान जो है वो 250 ग्राम है, और इसमें ऋण आवेश और धन आवेश का मान कितना होगा। अब सीधी सी बात है कि हमें Q, सूत्र हमारा क्या कहता है, Q बराबर NE। अगर हम n का मान निकाल लें तो हमें किसका मान मिल जाएगा, Q का मान मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, जब भी हमें इस प्रकार की कंडीशन दी हुई है तो मात्रा दी हुई है तो उससे हम अणुओं की संख्या निकालेंगे, और अणुओं की संख्या से हम उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, जिससे हम आवेश Q का मान निकाल सकते हैं। तो मेन हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए देखो, जल का द्रव्यमान जो है वो हमें दिया हुआ है m बराबर 250 ग्राम, और जल का मोलर द्रव्यमान हमें पता है, जल का मोलर द्रव्यमान जो H2O, जिसको हम ले लेते हैं कैपिटल M, तो ये H यानी 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये आ जाएगा अपने पास 18। ठीक है, तो अणुओं की संख्या, तो इसमें अणुओं की संख्या अगर हम निकालें तो अणुओं की संख्या के लिए अवोगाद्रो नियम से हम निकाल सकते हैं। तो अणुओं की संख्या n, सूत्र क्या कहता है हमारे पास, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान गुणा एवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ पे इसका अगर हम मान रखें तो m का मान हमारे पास कितना है 250, और मोलर द्रव्यमान है 18, और ये हमारे पास एवोगाद्रो संख्या हम लेते हैं 6.02 10 टू पावर 23। तो ये हमारे पास अणुओं की संख्या आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें द्रव्यमान गिवन है तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या निकालने के लिए हम द्रव्यमान में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो से निकाल लेंगे। अब देखो, एक अणु जल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है, और उसमें इस 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या इतनी है। अब एक अणु पर हम आवेश का मान निकाल ले तो इतने अणुओं पर हम कुल आवेश निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक अणु पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हम निकालते हैं, तो जल के एक अणु में आवेश, और वो आवेश हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है Q, और Q इक्वल टू क्या पढ़ा हमने NE। अब देखो, जल के एक अणु में आवेश निकालेंगे तो आवेश के लिए n का मान निकालेंगे। ठीक है, तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन संख्या, और इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है भाई, H2 का मतलब 2 तो हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन, यानी कि कितना हुआ 10। तो इसका मतलब एक अणु में आवेश है वो कितना है 10 इंटू E,
तो n अणुओं पर आवेश कितना हो जाएगा? तो कुल आवेश अगर हम निकालें तो इसको मान लेते हैं Q। तो एक पर आवेश है वो कितना है 10 इंटू ई, और n पर है तो कितना आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 18, 6.02 10⁻23, और इसको हल करते हैं तो ये आता है 1.3 10⁻7 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हम एक 250 ग्राम जल में कुल धनावेश या ऋणावेश का मान निकाल सकते हैं। ओके, तो इतना ही धनावेश होगा और इतना ही ऋणावेश होगा। क्लियर? तो क्वांटीकरण का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु पर कुल आवेश और कुल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो इससे संबंधित दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट गुणधर्म हम पढ़ते हैं, विद्युत आवेश की निश्चरता। देखो, निश्चरता का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो वस्तु की गति पर निर्भर नहीं करेगा। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वस्तु है A और A पर आवेश है Q, और इसकी जो गतिज ऊर्जा है या फिर इसका वेग जो है वो यहाँ पर है 0। अगली स्थिति में A है वो गतिमान है और इसका जो वेग है वो मान लिया जाए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्थिति में इसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके आवेश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में। और उतना ही आवेश कब होगा? जब वस्तु कौन सी अवस्था में है? गतिमान अवस्था में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की गति पर आवेश के मान, वस्तु की गति से आवेश के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह आवेश वस्तु के गतिमान होने से उसके वेग, उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु के वेग से द्रव्यमान पर भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वस्तु के वेग में अगर हम परिवर्तन कर दें तो द्रव्यमान भी क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या किसी भी कंडीशन में हमारे पास द्रव्यमान है वो बदल नहीं सकता। तो एक कंडीशन है जिसमें हम द्रव्यमान बदल सकते हैं, और वो कंडीशन देखो क्या है। देखो, आइंस्टाइन के विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से वस्तु का द्रव्यमान जो है वो दिया जाता है m बराबर m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और m0 जो है वो क्या है? विराम द्रव्यमान, यानी कि वस्तु जब विराम अवस्था में है तब उसका द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर देखो m जो है वो गतिशील वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ये विराम द्रव्यमान हो गया, v वस्तु का वेग, और c जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल, और वो हमने कितनी पढ़ी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या इस यहाँ पे अगर हम ये लिखें, यदि v का जो मान है वो लगभग किसके बराबर हो? c के बराबर हो, यानी कि वस्तु का वेग निर्वात में प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पे m का जो मान है वो विराम द्रव्यमान से काफ़ी अधिक हो जाएगा। m जो है वो m0 से बहुत अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब m जो है वो m0 से बहुत अधिक हो जाएगा। कब? जब वस्तु का जो वेग है वो प्रकाश की चाल के, निर्वात में प्रकाश की चाल के लगभग बराबर हो जाए। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में आवेश जो है वो अभी भी अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि आवेश परिवर्तित नहीं होगा।
ओके, ये हमारे पास एक कंडीशन है विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत से। इसी के साथ देखो हम एक पॉइंट और लेते हैं, एक होता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश को हम बोलते हैं द्रव्यमान और आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो देखो विशिष्ट आवेश पे को भी हम ले लेते हैं कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट आवेश जिसको हम लिखते हैं Q/m। तो विशिष्ट आवेश है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं करते। तो अगर v का जो मान है, वस्तु का वेग प्रकाश की चाल के वेग के बराबर हो तो क्या पढ़ा हमने, m का मान बढ़ेगा, और m बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा, ठीक है। तो m का मान बढ़ने पर विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा। क्लियर? तो ये विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था आवेश की निश्चरता। अब देखो एक लास्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक लेते हैं, गुणधर्म लेते हैं, विद्युत आवेश का संरक्षण। फोर्थ गुणधर्म आता है हमारे पास विद्युत आवेश संरक्षण नियम। तो जैसे देखो हमने ऊर्जा संरक्षण नियम पढ़ा है, वैसे हमारे पास विद्युत आवेश संरक्षण नियम है। तो ऊर्जा संरक्षण में हमने पढ़ा कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही उत्पन्न होती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो सेम यहाँ पे भी हम इसी को हम लिखते हैं कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, बट किंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो देखो इसका स्टेटमेंट हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, जबकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, अर्थात आवेश सदैव नियत रहता है। वस्तु पर आवेश का मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है और इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत आवेश संरक्षण पर कोई उदाहरण दीजिए। तो देखो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। देखो एक प्लास्टिक के पेन की बात की जाए और उसको हम एक कागज़ के टुकड़े के पास लेके आते हैं, तो अगर इस पर पहले बालों में रगड़ने से पहले इस पे आवेश शून्य था और इस पे भी आवेश शून्य, तो कुल आवेश कितना हुआ, 0। जब हमने इसको बालों से रगड़ा तब इस पे मान लेते हैं हमारे पास +4 धनावेश आया, तो इस +4 के कारण उतना ही इस पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, -4, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी कुल आवेश का मान कितना हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। तो कहने मतलब पहले जितना आवेश था उतना आवेश हमें बाद में मिलेगा, ठीक है। अभिक्रिया के द्वारा इसको पूछा जा सकता है कि किसी भी अभिक्रिया द्वारा आवेश संरक्षण के नियम को दर्शाइए। तो केमिस्ट्री में हमने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, उनमें भी हम ले सकते हैं। तो जैसे देखो एक सिंपल अमोनियम क्लोराइड का उदाहरण लिया जाए। अमोनियम क्लोराइड अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, Na+ और Cl-। तो यहाँ पर देखो पहले जितना आवेश है उतना आवेश बाद में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट काफ़ी चला हुआ एग्जाम्पल रेडियो एक्टिवता में या फिर परमाणु के विघटन में, यूरेनियम के विघटन में हम ले सकते हैं। जैसे
यूरेनियम 92 और 238। तो यहाँ पर जो कुल आवेश है वो कितना हुआ भाई, 92 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन संख्या और इनटू में ई, और ये टूटता है वो थोरियम 9234 और हीलियम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुल आवेश अगर हम निकालें तो यहाँ पे आवेश कितना है 90 इंटू ई और यहाँ पे 2 इंटू ई, तो कुल आवेश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 ई प्लस 2 ई, और ये कितना आ जाएगा 92 ई। तो ये वस्तु पर कुल आवेश। तो यहाँ पे देखो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में आवेश का जो मान है वो नियत है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक कण होता है ई प्लस, और ई प्लस को हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन, और एक है हमारे पास ई माइनस, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के जैसे एक कण है जिसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं, बस फर्क इतना सा है, इस पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, दोनों का द्रव्यमान समान होता है। और जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास एक कण बनाते हैं और वो होता है गामा। गामा कण जो होता है वो उदासीन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुल आवेश है वो कितना है 0, और उदासीन कण है तो यानी कि यहाँ भी आवेश का मान कितना है 0। तो इसका मतलब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित हो रहा है, न कि वो उत्पन्न हो रहा है, न ही वो नष्ट हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट आवेश के गुणधर्म थे, और इन पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू।